तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, आदाब। कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2 में मैं ज़रीना वहाब आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कामयाबी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों के लिए कामयाबी का मतलब है बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बहुत सारा बैंक बैलेंस। लेकिन कुछ लोगों के लिए कामयाबी का मतलब वो है जो वो करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिसमें उन्हें खुशी मिले और सुकून मिले और आगे की ज़िंदगी आराम से कटे। आज के हमारे मेहमान कलाकार ने अपनी शर्तों से, अपनी मर्ज़ी से अपनी कामयाबी पाई है। तो देखते हैं उनकी काम की एक झलक। हमारे आज के मेहमान का जन्म बिजनौर में हुआ, पर ज्यादातर बचपन बीता नैनीताल के पास छोटे से शहर भवाली में, जहां इनके पिता पीडब्ल्यूडी में काम किया करते थे। छोटी ही उम्र में इन्हें हॉस्टल भेज दिया गया। स्कूल से ही अभिनय का शौक लग गया। स्कूल की पढ़ाई के बाद दिल्ली आ गए और यहाँ किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला ले लिया, जो अपनी ड्रामा सोसाइटी के लिए पूरे देश में जाना जाता है। पर कॉलेज में इन्हें अपने अभिनय के जलवे दिखाने का वो मौका नहीं मिला जिसकी इन्हें उम्मीद थी। उन्हीं दिनों थिएटर की दुनिया के पितामह इब्राहिम अलका जी ने लिविंग थिएटर के नाम से एक्टिंग स्कूल खोला, जिसमें हमारे मेहमान का भी चुनाव हो गया और वहीं इनकी अभिनय प्रतिभा परवान चढ़ने लगी। सन 1997 में अपना एक्टिंग कोर्स पूरा कर ये मुंबई आ गए, जहां शुरू हुआ इनकी कोशिशों से कामयाबी में बदलने का सफर। सफलता और इस कलाकार के बीच आंख मिचौली का वो खेल आज भी जारी है, पर दर्शकों के दिल में इनकी बहुत इज्जत है और ऐसी जगह है जो कम ही लोग बना पाते हैं। तो स्वागत कीजिए बहुत ही संजीदा, धीर गंभीर और शांत अभिनेता सुशांत सिंह का। दोस्तों, ये थे सुशांत सिंह जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। सुशांत, प्लीज स्टेज पर आइए। नमस्ते। नमस्कार रीना जी, कैसी हैं आप? आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो आप मच। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कदम कभी डिगे नहीं, ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। सुशांत, हम शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। और आपका जन्म हुआ बिजनौर में और बचपन बीता भवाली में जी, और स्कूलिंग नैनीताल में। जी। ये ऐसी क्या बात थी जो आपको बोर्डिंग भेज दिया गया था? क्या आप बहुत शरारती बच्चे थे? नहीं, मैं ऐसा देखकर लगता नहीं है, पर मैं बहुत ज़्यादा शरीफ बच्चा था। शरीफ? हाँ। ओके। बोर्डिंग भेजने का एकमात्र उद्देश्य ये था, एक्चुअली फादर मेरे जूनियर इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी में जी। तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था हर 3 साल 4 साल में। और चूँकि मैं अकेला लड़का था, 2 बहनें थी जी। तो जैसा हमारी यहाँ परंपरा रही है कि लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और आर्थिक स्थिति ऐसी भी नहीं थी कि तीनों बच्चों को बराबर मौका मिल सके। तो मेरी पढ़ाई बार बार डिस्टर्ब ना हो, ये सोचते हुए मदर फादर ने तय किया कि अच्छा, इनको अच्छे बोर्डिंग में कॉज डाल के दिया। लिए। हाँ, तो फिर दैट्स गुड। या बस यही वजह थी। शरारती तो मैं अब ज़्यादा हूँ, बचपन में सीधा था। अच्छा, बोर्डिंग लाइफ आपने एंजॉय किया? मजबूरी तो खैर नहीं थी, क्योंकि आपकी अच्छाई के लिए वहाँ रखा गया था। शुरू में जाहिर सी बात है थोड़ा होमसिक तो रहा। हाँ। बुरा लगता था घर से बोर्डिंग स्कूल जाते हुए, लेकिन धीरे धीरे जब टीचर्स को जानने लगा, दोस्त बनने लगे और एक डे स्कूल के बजाय ज़्यादा मौके होते हैं बोर्डिंग स्कूल में जी। क्योंकि खेल कूद से लेकर के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि डे स्कूल में मौका नहीं मिल पाता, बिल्कुल। वो सब जब पता चला और बॉक्सिंग भी शुरू हो गई, ड्रामा भी शुरू हो गया, डिबेटिंग में जाने लगा, तो फिर फुल टाइम बिजी रहा करते थे। हाँ। और किस्मत मेरी बहुत अच्छी रही कि बचपन से लेकर के कॉलेज टाइम और थिएटर तक मुझे टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे मिले। इसलिए मेरा स्कूल चाहे बोर्डिंग हो या उससे पहले कॉलेज, थिएटर, मेरा बहुत स्वर्णिम समय रहा।
तो ऐसा भी हुआ कि कभी आप स्कूल से आई मीन बोर्डिंग से घर जाया करते थे तो आपको बोर्डिंग की बहुत याद आती थी, ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ देखिए सुबह सुबह उठना पड़ता था। 6 बजे हमारी फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, पीटी। तो उसके लिए पहले आप मेस हॉल जाइए, वहाँ 1 ग्लास चाय और 2 बिस्किट मिलते थे। उसके बाद पीटी, फिर पूरा दिन निकलता था, शाम को स्पोर्ट्स, और आप 9 बजे आपको सो जाना होता था। ओके, वहाँ पे जब हॉस्टल आई मीन बोर्डिंग में थे तो वहाँ पे एक्टिंग क्लास, मतलब एक्टिंग में भी आप दिलचस्पी रखते थे? और हाँ, एक्चुअली बोर्डिंग में कैसे मेरे टीचर ने पहचाना कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, ये मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा है। उससे पहले मैं जब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में था नैनीताल में, तो वहाँ पर एनुअल डे था। एनुअल डे पर हर क्लास को बोला गया कुछ कुछ आपको करना है। कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऑल इंडिया रेडियो पर हवा महल आया करता था। हवा महल, ये सारे विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा। जी जी। तो वो हम सुनते थे भाई बहन, टेलीविज़न तो होता नहीं था। तो उसमें एक जो एकांकी मुझे याद थी, क्यों याद थी भगवान जाने, मैंने वो लिखी, 7th स्टैंडर्ड की बात है, और 4 लड़कों को इकट्ठा किया, खुद को मेन रोल दिया, और हमने नाटक कर दिया। तो वहाँ से मुझे पता चला कि मुझे इसका शौक है। हाँ, इसका बोर्डिंग में शौक है। गया तो किसी को नहीं पता था। हमारे हाउस मास्टर थे, तो संडे को हमारा मोस्टली अगर धूप निकली है तो सबको गद्दे बाहर सुखाने होते थे, पहाड़ों का माहौल था। तो मैं ऐसी गद्दे पर लेटा बाहर किताब पढ़ रहा था कुछ, तो एक लड़का आया, बोले हाउस मास्टर बुला रहे हैं आपको। मैं घबरा गया, हाउस मास्टर बुलाना मतलब डांट ही पड़ेगी और क्या होगा। बिल्कुल। मैं डरते डरते गया, उन्होंने एक किताब पकड़ाई, मुझे बोला पढ़ के सुनाओ। पढ़ा तो मैं समझ गया ये तो नाटक है। बोले करोगे? हाँ सर करूँगा। उन्होंने मुझे मेन रोल दे दिया। तो वो इंटर हाउस ड्रामा कंपटीशन होता था, उसमें बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिल गया। तब से फिर गाड़ी उसके बाद आपका शौक भी और बढ़ गया। हाँ, फिर तो ये फिल्मों में काम करने का शौक आपको कब से शुरू हुआ? ये तो बहुत बाद में। जाहिर सी बात है, आई थिंक सभी बच्चे इमेजिन तो करते हैं, जब भी हम मूवी देखते हैं तो अमिताभ बच्चन को देखा तो हम खुद को अमिताभ बच्चन समझने लगते हैं, खुद को दिलीप कुमार समझने लगते हैं। नहीं, सुनिए, मैंने सुना है कि आप बचपन से अमित जी के बहुत बड़े फैन थे और उनकी नकल भी आप करते थे। और आप उनकी नकल कर सकते थे, जरा दिखाइए ना, मैं देखना चाहूँगी कि आप कैसे लोगों को दिखाते थे। हाँ हाँ, अमित जी का तो आई थिंक मेरी जनरेशन, मेरे फादर की जनरेशन और हमारे बाद आज के बच्चे, अब उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति से लेकर भूतनाथ, बिल्कुल उनके फैंस रहे हैं। हाँ। और उनका काफ़ी हाथ है अच्छे एक्टर्स सिनेमा में लाने के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उन्हीं की तरह चलना फिरना, उठना बैठना स्टेज पर भी, और मैं सोचता था मैं कमाल की एक्टिंग कर रहा हूँ जब तक मैं अमिताभ बच्चन जी की तरह कर रहा हूँ। तो चलिए हमें भी दिखाइए नज़ारा। ओके, ये उनकी फिल्म का एक सीन है, बहुत फेमस सीन है जी। अभी फिल्म का नाम उतर रहा है दिमाग से, हम पिक्चर का था हम शायद। मुकुल आनंद जी की थी। जी जी जी, हाँ, जी, हाँ, जी। हम। तो साला Gonzalez, two types of cockroaches in this world. One sala coming from this gutter, one sala society cockroach. This gutter cockroach marring sala down, but this society cockroach, no ilaj, nothing. Huh? ओह डैम गुड। अच्छा, मैंने आपके साथ इतना काम किया, मैंने कभी सोचा नहीं कि आप इतनी अच्छी मिमिक्री भी कर सकते हैं। यार यू आर फैंटास्टिक। कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। दैट्स नाइस। और बचपन में आप फिल्में देखते थे तो किसकी ज़्यादा फिल्में देखना पसंद करते थे, या सभी फिल्में आप देखते थे? देखिए, वो दौर था जब पहले तो सिर्फ संडे को फिल्में नसीब होती थी दूरदर्शन पर। जी। फिर जब वीसीआर आ गया तो मोहल्ले भर में एक रात के लिए पूरा वीसीआर हायर किया जाता था। तो तब तो जो भी फिल्में हाथ लगे वो पूरी रात देखी जाए। लेकिन मोस्टली हाँ, अमित जी की पिक्चर है डेफिनेटली। उसके अलावा मदर फादर का टेस्ट थोड़ा रिफाइंड था, तो पुरानी फिल्में जिसमें गुरुदत्त जी की फिल्में हैं जी, तो चेतन साहब की फिल्में हैं, तो वो सब देखने का शौक उनकी वजह से लगा। तो ये टेस्ट रहा एक्सट्रीम कॉमर्शियल, जो एंग्री यंग मैन की फिल्में थी, और पुरानी फिल्में। फिर बाद का जो हमारा वो दौर आया भरपूर मसाला फिल्मों का, सब चचा चारपाई एंड झझ झोपड़ी, वो कभी हजम नहीं हुआ वो सिनेमा मुझे। सेम हियर। अच्छा, आप ये बताइए कि उसके स्कूलिंग के बाद दिल्ली आना कैसा हुआ, और दिल्ली में आप
क्या करते थे एग्जैक्टली? ये सब इत्तेफाक है, शायद ज़िंदगी मुझे एक्टिंग की तरफ मोड़ रही थी, हालांकि मैंने नहीं सोचा था। कॉलेज में ये लग हुआ कि भाई मैं आईआईटी करना चाहता हूँ, क्योंकि फादर इंजीनियर थे। अच्छा, हाँ। तो मैं भी इंजीनियर बनना चाहता था। Okay. उससे पहले था कि मैं फौज में जाऊँगा, तो एनडीए के रिटर्न में ही फेल हो गया, जो सबसे आसान रिटर्न एग्ज़ाम होता है पूरे मतलब हर कंपटीशन में, तो वहाँ फेल हो गया। फिर हुआ कि आईआईटी जाऊँगा, रोबोटिक्स या कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूँगा। तो दोस्तों ने कहा भाई दिल्ली में इसकी बेस्ट कोचिंग होती है आईआईटी की प्रिपरेशन की, जी। तो वहाँ जाओ, कॉलेज में भी एडमिशन ले लो, ताकि अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो तुम्हारा 1 साल वेस्ट नहीं होगा। हाँ, तो ये मैंने फादर को बताया, वो मान गए। तो मैं दिल्ली आया, धक्के खाते खाते किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन मिला। पता चला कि वहाँ की ड्रामेटिक सोसाइटी जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है पूरी यूनिवर्सिटी में। उनसे जुड़ गया तो फिर आईआईटी की कोचिंग तो एक तरफ हो गई। हाँ। फिर मैं कॉलेज में लग गया। जी। तो फिर वहाँ से दोस्तों के थ्रू अलकाजी साहब का पता चला, इब्राहिम अलकाजी मैंने सुना वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। जी। हाँ, उनके बारे में कुछ बताइए। जब वो क्लास में आते थे, सुना सब लोग एकदम अलर्ट हो जाते थे। हाँ, क्योंकि काम पे लग जाते थे जहाँ पे वो लेजेंड है। हाँ, इब्राहिम अलकाजी Yes, yes. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फाउंडिंग डायरेक्टर्स में से हैं। बिल्कुल। और उन 14 साल वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर थे, जिसमें उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। नसीर, ओमपुरी जी, ये सब दिग्गज कलाकार जब अलकाजी साहब डायरेक्टर थे, ये सब वहाँ से निकले। तो उनका कहानियाँ उनकी इतनी सुनी हुई थी कि उन्होंने एनएसडी में बाकायदा टॉयलेट्स तक अपने हाथों से साफ किए हैं, लड़कों को ये दिखाने के लिए कि हाइजीन क्या हो। क्या होती है। सो ही वॉज, वो कहते नहीं थे, करके बताते थे। तो जब ऐसे लेजेंड जो नसीर साहब के भी गुरु रहे हैं, उनके साथ आपको मौका मिल रहा है, तो हम तो वैसे ही सहमे हुए रहते थे। हालांकि उनके पुराने स्टूडेंट्स हमें बताया करते थे कि अब बहुत मेलो हो गए हैं, तुमने इनका कड़क रूप देखा नहीं। मेलो होने के बाद आपने उनका वो रूप देखा। और सैटरडे का एक रूल था, हमारी पूरे हफ्ते रिहर्सल होती थी जी। तो सैटरडे को सुबह हुआ करती थी। सैटरडे किसी ना किसी की क्लास जरूर लगनी है, ये तय था। अच्छा। उस दिन वो आते ही गुस्से में थे, ये उन्होंने अपना रूटीन बना लिया था। मैं मालूम था कि आज वो डांटने के उद्देश्य से आए हैं, फिर भी ये नहीं पता होता था किसकी क्लास लगने वाली है। हाँ। तो वो एक किसी की क्लास लगती थी, फिर पूरा हफ्ता हम लोग शरीफ रहते थे। तो आप लोगों को लगता था कि अभी आएंगे तो हमारा नंबर कब आएगा? हाँ, तो क्लास में झाड़ू मारना, सफाई करना सब हम स्टूडेंट्स ही करते थे और सब तैयार रहते थे। लेकिन उन्होंने जीना सिखाया, एक तरह से कहिए, क्योंकि ड्रामा और एक्टिंग सिखाने के पीछे उनका उद्देश्य था। सुशांत जी। ये हम अलकाजी साहब के बारे में ब्रेक के बाद पूरी अच्छी तरह से हम सुनना पसंद करेंगे। जी, बिल्कुल। वी टेक स्मॉल ब्रेक। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं सुशांत जी से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत वापस आएंगे, जाइएगा मत। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं शांत सुशांत सिंह से। हाँ, तो सुशांत, हम बातें कर रहे थे अलकाजी साहब के बारे जी। में, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अलकाजी साहब ने हमेशा ये बताया कि लिटरेचर, ड्रामा, एक्टिंग, ये सब मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ कि तुम्हें कल एक्टर बनना है या इस फील्ड में काम करना है। इससे जीवन के बारे में सीखो, क्या सही है, क्या गलत है, नैतिक, अनैतिक, कैसे ज़िंदगी का सामना करना है। सो एक टीचर जो आपको सिर्फ अच्छा इंसान बनाना चाहता है, और साथ में लाइटिंग कैसे होती है, स्टेज क्राफ्ट क्या है, राइटिंग के पीछे राइटर ने जो लिखा है क्यों लिखा है। हर सैटरडे को वो हमारे लिए एक स्लाइड शो प्रिपेयर करते थे, जिसमें जो ग्रेट मास्टर्स हैं, पेंटर्स, जी। उनकी पेंटिंग्स की स्लाइड्स बना करके लाते थे। उसके थ्रू हमें सिखाते थे कि देखो, इस सोसाइटी के बारे में, इस फैमिली के बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में, इस पेंटिंग से आप क्या क्या सीख सकते हो। लाइट कहाँ से आ रही है, उसके बैठने का अंदाज़ क्या है, वो क्या सोच रहा होगा, उसका जीवन क्या है। छुट्टियां जब होती थी, क्योंकि वो एनआरआई थे, तो उनको 6 महीने विदेश में ही रहना पड़ता था। उन छुट्टियों के लिए बाकायदा हम सब के लिए रीडिंग लिस्ट तैयार करके जाते थे कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। टास्क दे करके जाते थे कि पोस्ट मॉडर्न पोइट्री है जो इंडिया की, उसकी एंथोलॉजी तैयार कीजिए, आपको कौन कौन सी अच्छी लगती है। सो इट वाज ओवरऑल डेवलपमेंट। मतलब 6 महीने के बाद जब वो वापस आते थे, ही यूज्ड टू जी गो जी, थ्रू बाकायदा कि एवरीथिंग। आपने क्या क्या किया है, आपने आप टास्क कंप्लीट अच्छा, किए कितने कि साल नहीं का कोर्स था ये? किए। जी, वहाँ 3 साल हम 3 रहे। साल, ओके ओके। और वो 3 साल कह सकते हैं कि आज जो भी हैं हम सब उनके स्टूडेंट्स, उन 3 सालों की बदौलत है। ओके। अच्छा, ये आपको वहाँ पे एंट्री मिलने के लिए आपका ऑडिशन हुआ जी। करता था, ये सब और इत्तफाकन स्क्रीन हो गया। टेस्ट ये सब होता था उधर? जी 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 जी। हाँ।
अलकाजी साहब एनएसडी के बाद विदेश चले गए थे, कुछ जी। समय वहीं रहे। हाँ। फिर वापस आए तो उन्होंने तय किया कि वो अपना ही एक एक्टिंग और डायरेक्शन स्कूल शुरू करेंगे, अच्छा। लिविंग थिएटर एकेडमी। उसका इश्तिहार अखबार में था, तो मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि भाई ये हैं अलकाजी साहब। उनका एक नाटक मैंने देखा था वापस लौट करके जब आए थे, तो मैं बहुत मुतमईन था कि यार इनके साथ एक बार काम करने को मिल जाए। तो उनके ऑडिशन थे, वहाँ चले गए हम जी। और तकरीबन मेरे ख्याल से 18,000 लोगों ने ऑडिशन दिए थे, अरे बाप रे। जिसमें से हम कुछ 40 लोग सेलेक्ट हुए थे टोटल। मैं उनमें से एक खुशकिस्मत था। हाँ। और बहुत सारे दोस्त कॉलेज के फिर धीरे धीरे जुड़ते गए। अजय गुप्ता जो इस शो के लेखक हैं, जी। वो मेरे कॉलेज के मित्र हैं और अलकाजी साहब के यहाँ भी बाद में वो हमारे साथ आ गए थे। अच्छा। मेरी पत्नी मौलिना, उनसे भी मेरी मुलाकात वहीं वहीं हुई। हुई। वो कथक केंद्र में कथक सीख रही थी जी। और उनका मन था कि मैं कुछ और भी करूं, तो अलकाजी साहब के यहाँ उन्होंने एप्लीकेशन दी, वहाँ सेलेक्ट हुई। तो मैंने एक्टिंग, जीवन संगिनी, कई मित्र, बहुत सब सारे अलकाजी चीज़ें साहब ने दिया। हाउ स्वीट, दैट्स वेरी नाइस। एंड फिर उसके बाद बॉम्बे आना कैसा हुआ, या आपको कोई बॉम्बे में आपकी पहचान थी जहाँ पे आपके दोस्तों ने या किसी ने कहा आप आ जाओ सुशांत, काम करते हैं, मिल जाएगा, हाँ, आते हैं पहचान काम तो कुछ थी। ऐसे? वही कॉलेज के कुछ दोस्त यहाँ आ चुके थे, जी। ऑलरेडी एक फ्लैट में रहते थे। अच्छा। तो रहने का ठिकाना था कि उनके साथ रह लूँगा। बॉम्बे अलकाजी साहब के साथ जुड़ने के बावजूद एक क्लैरिटी नहीं थी। हाँ, और तो श्योरिटी करना थी क्या? कि आपको जाने के बाद काम 100% मिलेगा, ये सोचकर आप आए थे? हाँ, ये तो कॉन्फिडेंस इतना अलकाजी साहब ने दे दिया था। ओके कि भैया अब इस लायक हो गए हैं कि, और थोड़ा एक कह लीजिए कि ईगो भी था। हाँ और दिल्ली में चूंकि थिएटर अलकाजी साहब के साथ करते करते मशहूर हो गए थे, तो वहाँ के लिए तो स्टार थे हम। जी। तो हमें लगता था हम जाएंगे और खुली बाहों से मुंबई हमारा स्वागत करेगी। हाँ। और कोई डायरेक्टर जरूर खड़ा होगा, अरे आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था। क्या ऐसा हुआ? ऐसा हुआ नहीं। हाँ। लेकिन फिर एक झटके में हो भी गया। चेतन आनंद साहब, जी। पहले उनके यहाँ मेरी एक मित्र हैं जयती, जो भी अम्मा जी का रोल करती हैं। जयती बहुत- भाटिया? जयती भाटिया। हाँ हाँ, मैंने भी तो कहा। वो भी अलकाजी साहब के यहाँ जी। साथ में थी। तो उसने कहा कि भाई यहाँ पर ऑडिशन हो रहे हैं चेतन आनंद साहब के यहाँ, तो जाके वहाँ दे आ। उससे पहले दूसरे एक फ्रेंड ने, अमित बहल ने जी। कहा था कि भाई वहाँ जा, तू अपनी फ़ोटो दे दे। दे आया मैं, तो वो विलन ढूंढ रहे थे। हाँ। तो मैंने फ़ोटो, जो मेरी बड़ी हीरो टाइप थी, वो दे के आया। तो वहाँ से कुछ दिन बाद संदेश आया कि भाई आप विलन में तो फिट नहीं होते हो। ठीक है। फिर एक दिन जयती का फ़ोन आया, बोले सुन उनका हीरो भाग गया। अच्छा, एक काम कर, अभी तू दोबारा एक बार जाना। हाँ। मैं दोबारा गया, उनको नई वाली तस्वीरें दी। हाँ। डब्बू रत्नानी से खिंचवाई थी। जी। तो मैंने ये नहीं बताया उनको कि आप मुझे एक बार रिजेक्ट कर चुके हैं बतौर अच्छा, विलन। उनको याद भी नहीं था? नहीं, हाँ। उनको याद नहीं था। थोड़े दिन बाद पता चला कि जी मैं बतौर हीरो सेलेक्ट हो गया हूँ चेतन साहब की कमबैक फिल्म में। दैट्स नाइस। दैट वाज ह्यूज। हाँ। तो चेतन साहब से रोज़ का मिलना, फिर स्टूडियो में म्यूज़िक रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। आदेश श्रीवास्तव म्यूज़िक दे रहे थे, जगजीत सिंह और लता जी पहली बार साथ में गाने वाले थे। अच्छा। और स्टूडियो में बैठ करके मैं देख रहा हूँ कैसे म्यूज़िक डायरेक्शन में एक विजुअलाइजेशन देते हैं चेतन साहब। सो इट वाज मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था कि एक डायरेक्टर जिनको मैं पूछता हूँ, जिन्होंने इतनी कमाल की फिल्में बनाई हैं, बिल्कुल। सत्यजीत रे जिनके फ़ैन हैं, उनके साथ बैठने का मौका मिल रहा है और मैं उनकी फिल्म में बतौर हीरो हूँगा। बट फिर वो बीमार पड़ गए। जो प्रोड्यूसर थे भरत भाई, भरत शाह जी, उनको लगने लगा कि फिल्म शायद नहीं बन पाएगी। हाँ। तो वो थोड़े थोड़े कुछ हील हुज्जत करने लगे। तो फिर उन्होंने एक दिन कहा कि भाई आपके हीरो की नाक बहुत बड़ी है, हाँ। किसी और को हीरो ले लो। चेतन साहब का फ़ोन आया। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आपके साथ काम करना, नाक कटवा लूँगा मैं, प्रॉब्लम क्या है। वो बाकायदा, सो स्वीट ऑफ हिम। मैंने कहा सर लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह के। कोई बात नहीं। अच्छा, you are ready for that? I was ready for that। चेतन Okay. साहब के साथ काम करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। जी। चेतन साहब विद हिज सन कोंकी, केतन, वो बाकायदा मेरे साथ कॉस्मेटिक सर्जन के पास गए। जी। यहाँ तक हो गया था। ओह। बट देन फिर फाइनली एक दिन उनका फ़ोन आया, बोले बेटा आई एम सॉरी, आई ट्राइड माई बेस्ट बट प्रोड्यूसर राज़ी नहीं है कि आप हीरो हों। एंड विद इन, ये सब बॉम्बे आने के 6 महीने के भीतर हो गया। मैं हीरो बना और हीरो से मैं ज़ीरो हो गया। एंड ऑब्वियसली डिप्रेशन हुआ। हाँ। बट एक बात जो सीखी उन दिनों फिर डिप्रेशन के दौरान, कि यार अब तो मैं, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। आप एक झटके में हीरो से ज़ीरो बन जाएं विद इन 6 months ऑफ अराइविंग इन बॉम्बे, इससे बुरा क्या होगा मेरे साथ। तो अब मैं वापस जाऊंगा नहीं। नाउ बॉम्बे हैज़ टू एक्सेप्ट मी। या। तो मैं और फिर दृढ़ता के साथ टिक आपने गया। चैलेंज लिया। दैट्स गुड। अच्छा, तो एक बात बताइए, वो फिल्म फिर बाद में बनी कि नहीं? वो फिल्म नहीं बनी नहीं ही बनी, नहीं। चेतन हाँ। साहब पास्ड अवे, Oh. वेरी वेरी अनवेल, Okay. एंड अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म नहीं बनी। चेतन साहब को दोबारा उनका काम देखने का मौका इस जनरेशन को नहीं मिला।
जो काफ़ी दुखदाई है। मैं अभी पीछे कहीं लेख पढ़ रहा था, उनकी पहली फिल्म जो थी नीचा नगर, उसको कान्स में अवार्ड मिला था। जी। और वो फिल्म देखने के बाद उनके एक फ़ैन ने उनको लेटर लिखा था कि सर मैं भी सिनेमा बनाना चाहता हूँ और मैं आपकी तरह का सिनेमा फॉलो करना चाहूँगा पूरी ज़िंदगी। दैट फ़ैन वो सत्यजीत रे। ओह वाओ, दैट्स नाइस, सुपर। अच्छा, मैंने आपको पहली बार देखा था सत्यम में, आपने काम किया था। सत्या वाज योर फर्स्ट मूवी, बट उसमें तो छोटा सा रोल था लेकिन बहुत मतलब याद रखने वाला था। तो वो रोल आपने इसलिए स्वीकार किया कि बस काम शुरू करना है, इसलिए किया क्योंकि हालांकि छोटा था लेकिन फिर भी इट वाज नॉट बैड। लेकिन आपने मुझसे ये रेगुलर जो स्ट्रगल है ना कि आप हर ऑफिस में जाइए, खटखटाइए और डायरेक्टर को फोटो दिखाइए, कहिए सर मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, प्लीज़ काम दीजिए, मुझसे होता नहीं था। बिकॉज मेरे फोटो से कैसे पता चलेगा डायरेक्टर को कि मैं अच्छा आप एक्टर क्या काम कर सकते हैं? राम गोपाल वर्मा उभरते हुए बड़े डायरेक्टर थे जी। शिवा मैंने उनकी देखी थी, रंगीला देखी थी, तो ऑलरेडी मैं फ़ैन था उनके काम का। तो जब पता चला कि यार ये छोटा सा रोल है, तो कोई बात नहीं, मैं बजाय इसके कि रामगोपाल वर्मा को फोटो दिखा करके बोलूँ अच्छा एक्टर हूँ, मैं काम करके दिखा देता हूँ ना। हाँ, अच्छा एक्टर हूँ तो पहचान लेगा, आगे बड़ा काम देगा। और पहचाना उन्होंने? पहचाना। हाँ। तो मैंने एज ऑडिशन वो फिल्म की थी और वो तुक्का मेरा बैठ गया। उसके बाद गाड़ी चल निकली। फिर जंगल में काम किया था आपने? जंगल में कौन, जंगल, देन रक्तचरित्र, राम गोपाल वर्मा के की आग वगैरह वगैरह, काफी फिल्मों में उनके साथ और मैंने सुना जंगल के गेटअप में आपने वो जो दाढ़ी वाड़ी रख के ही शादी कर लिया था आपने। हाँ। जंगल के गेटअप में शादी करने का क्या मतलब था, बताइए आप। ये इसके पीछे वो भी वीरप्पन, आपकी बीवी डरी नहीं है आपसे? राम गोपाल वर्मा जी ने मुझे कहा था कि हाँ तुम जंगल फिल्म कर रहे हो, हाँ। लेकिन फिर बात आई गई होगी, वो कोई और फिल्म बनाने में उलझ गए थे। इस बीच आशुतोष गुवारी करके यहाँ से फ़ोन आया लगान के ऑडिशन के लिए जी। पर उन्होंने कहा कि भाई हमें ऐसे ऐसे 3 महीने की डेट चाहिए। और तो मैंने घर फ़ोन किया, तब तक शादी तय हो चुकी थी जी। तो उसके लिए मैंने कहा कि भाई ये 3 महीने आशुतोष गुवारीकर को चाहिए, आमिर खान की पिक्चर है, तो काम करो शादी आप लोग प्रीपोन कर दो। तो वो शादी नवंबर में फिक्स हो गई जी। वहाँ ऑडिशन ऑलमोस्ट मेरा फाइनल हो गया था कि नेक्स्ट डे मुझे बताने वाले हैं आप कौन सा रोल करोगे। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई थी। तब तक राम गोपाल वर्मा जी का फ़ोन आया, बोले मैंने तुमको कहा था वो जंगल फिल्म और उसके लिए गेटअप सोचने को कहा था, कुछ तुमने कुछ किया? हाँ। मैंने कहा हाँ सर कुछ किया है, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ। नेक्स्ट डे गया उनके यहाँ, स्केचेस कुछ बना के दिखा दिए। हाँ ये अच्छा है। सर कब शुरू करना? इन 10 days। दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा मैं क्या करूँ? आशुतोष गुवारी के पास गया पहले कि सर माफ़ कीजिएगा, मैं रामू जी उन्होंने सत्या दी थी, पहला ब्रेक दिया था, आई हैव टू डू जंगल। उन्होंने कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। फिर घर फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा है कि अब शादी जो है ये जंगल की शूटिंग के बीच में पड़ रही है, तो ये अब पोस्टपोन हो सकती है फिर से? बोले नहीं, अब सब बुकिंग हो चुकी है, सब हो गया, पोस्टपोन तो नहीं होगी। मैं फिर रामू जी के पास गया, सर एक प्रॉब्लम है। क्या? शादी कर रहा हूँ। क्यों? बोले मुझसे सीखो, मेरा डिवोर्स हो चुका है, शादी क्यों कर रहे हो? करनी तो पड़ेगी। तो क्या चाहिए उसके लिए? सर वो शूटिंग के बीच में है, तो छुट्टी कितना दिन चाहिए? सर 1 हफ्ता मिलेगा। फाइन, 5 days। तो उन्होंने छुट्टी दी। तो गेटअप, कंटिन्यूटी, ये सब तो बिजनौर में किसी को नहीं मालूम था। तो सबने बहुत कहा कि भाई ये क्या है, तू ऐसे डाकुओं की तरह शादी क्यों कर रहा है? कुछ मार्क भी था आपके फेस पे, चोट भी लगी हुई थी, टाँके भी लगे हुए थे, सब कुछ था। सो इट वाज, शादी की फोटो में कभी देखेंगे आप तो ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला कॉम्बिनेशन था बिल्कुल। अच्छा, और लगान आपके हाथ से कि इसका रिग्रेट आपको हुआ होगा ज़रूर, क्योंकि कई बार होता है, क्योंकि न सिर्फ एक बहुत सुपरहिट फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो, और उसके सभी कैरेक्टर्स भी बहुत फेमस हुए। तो वो मलाल रहता है, जरूर रहता है। आमिर खान के साथ काम करने का मौका 2 बार हाथ से छूटा है मेरे। अच्छा, दूसरा कौन सा था जी? रंग दे बसंती। अच्छा। मेहरा साहब जो डायरेक्टर हैं, राकेश मेहरा जी, उन्होंने बुलाया मुझे, और पैरेलल रोल जो बाद में सिद्धार्थ ने शायद किया था, सिद्धार्थ, वो मुझे ऑफर किया था। और अगेन उन्होंने बोले 100 दिन चाहिए। तो उस वक्त कौन सा कर रहे थे आप? मैं ऑलरेडी शिखर, जॉन मैथ्यू मथान की वो शूटिंग शुरू कर चुका था।
उनको डेट्स कमिटेड थी और साथ में फैमिली राजकुमार संतोषी जी की, भगत सिंह के साथ की थी, वो दोनों कमिटेड थी। तो मेरे सेक्रेटरी ने बहुत कहा सर थोड़ा मौका परस्त बनिए, डेट्स मैं घुमा दूंगा, बट वो मन नहीं माना, नहीं कमिटमेंट नहीं यहाँ पे यू हैव टू बी लिटिल ऐसा होना जरूरी I है। know. हम जानते हैं इसके बारे में, एक छोटा सा ब्रेक लेकर। दोस्तों कितनी मज़ेदार बातें बता रहे हैं सुशांत जी। हम लोग अभी लौटेंगे, आप जाइएगा मत। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बातों का सिलसिला जारी रखेंगे सुशांत सिंह के साथ। हाँ तो सुशांत, आपने अमित जी की एक्टिंग तो करके दिखा दी, सब कुछ था, बचपन से आप उनके फ़ैन थे। और ये बात बताइए, जब उन्होंने आपने उनके साथ स्क्रीन एक साथ शेयर किया तो आपकी फीलिंग कैसी रही? आपकी बोलती बंद हो गई क्या? उसके बारे में बताइए। हाँ, नहीं बोलती तो बंद नहीं हुई। हाँ। थैंक्स टू अलकाजी साहब, काम किया, अच्छे से किया। जी। बट जो पहली उनसे मुलाकात हुई वो मेमोरेबल है, हमेशा याद रहेगी। लक्ष्य में पहली बार उनके साथ काम किया था। जी। तो लेह में जब अमित जी आए, पता चल गया सबको। मैं उस वक्त फरहान के रूम में बैठे थे, म्यूज़िक सुना रहा था फरहान हम लोगों को। तभी पता चला कि अमित जी आ गए। और सामने वाले रूम में ही थे। तो फरहान उठ करके गए, रितेश सिद्धवानी प्रोड्यूसर उनको मिलने गए। जी। अमित जी कहाँ और हम कहाँ, तो हम चुपचाप से पीछे से पतली गली से निकलने लगे। भाई अब बड़े लोग बात करेंगे आपस में। तब तक फरहान ने बोला, अरे वेट आई विल इंट्रोड्यूस यू। अच्छा। हाँ। उसने मिलवाया, सर दिस इज सुशांत। या ऑफ कोर्स आई नो। अच्छा, So nice. अमिताभ बच्चन हमें जानते हैं, जिंदगी सफल है। सफल हो गई सच्ची में। बहुत अच्छा लगा होगा आपको। बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद से उनकी एक खासियत अमित जी की, वो जब भी आपसे मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल क्या हो रहा है इसकी जानकारी उन्हें रहती है। हाँ बिल्कुल। अब ये कैसे वो फॉलो करते हैं अपने इतने बिजी शेड्यूल में। हाँ। मैं तो आज जाकर के खुद सावधान इंडिया कर रहा हूँ, सिंटा में एज जनरल सेक्रेटरी काम जी, संभाल रहा बिल्कुल। हूँ, फिर फैमिली है, तो इसमें ही मैं खुद को बहुत व्यस्त पाता हूँ। तुलना तो कोई है ही नहीं। तो अमित जी कितने व्यस्त होंगे मैं सोच नहीं सकता हूँ। इसमें वो कैसे याद रखते हैं, कैसे फॉलो करते हैं आपकी लाइफ, भगवान जाने। मैं ये राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार की शूटिंग कर रहे थे वो। तो रामू ने मुझे मिलने बुलाया था। मैं वहाँ गया तो बच्चन साहब उतर रहे थे सीढ़ियों से नीचे, जोगेश्वरी में ब्लाइंड स्कूल में शूटिंग थी। जी। तो बोले, ए सुशांत, हाउ इज योर प्ले डूइंग? मैं उन दिनों नंदिता दास के साथ एक नाटक कर रहा था। ओह, उसकी भी वो जानकारी उन्होंने थी कब उनको। उसके होर्डिंग देखे, कब कहाँ देखे, तो सर प्रभु आपको प्रणाम है। मैंने भी एक फिल्म की थी उनके साथ, तूफान। या अच्छा, आपने उनके साथ एक ही नहीं बल्कि 3-4 फिल्मों में। हाँ, 3 फिल्मों लक्ष्य में। की, फैमिली की, उनके बेटे किस में बने थे आप? फैमिली में। फैमिली में। जी, जी, हाँ। जी। तो और विलन भी थे उसमें, हाँ विलन भी था। तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ। बिकॉज मैंने जितनी उनकी नकल की थी ज़िंदगी भर, उस नकल को आजमाने का एक मौका था ओह। कि अमित जी का बेटा बना हूं, तो इसमें तो अमित जी की तरह हाव भाव चाल ढाल में रख ही सकता हूँ, वो रख छूट सकते हैं, है। हाँ। तो वो सब मैंने काफ़ी कॉपी किया उनको ओके। उसमें। हालांकि उनको नहीं बताया कि आपको कॉपी कर रहा हूँ। राज जी को बताया था, राजकुमार संतोषी जी को। गेटअप वगैरह सब, बैंकॉक पहली बार शूटिंग में गया, तो वहाँ पर साथ में इतना करीब से इंटरेक्शन पहली बार हुआ। तो वो भी काफ़ी मेमोरेबल रहा। और उसका डायलॉग काफ़ी फेमस हुआ, जो कि बोलते हुए मुझे बहुत बुरा लगा था। बिकॉज आप जिनके फ़ैन हैं, उसमें फिल्म में आप उनको मारने की साजिश कर रहे हैं, वो भी जब आप उनके बेटे हैं। हाँ। तो लास्ट में क्लाइमेक्स में बोलता हूँ, अपने ही बाप के खिलाफ सुपारी दे रहा है ये आदमी। ओह। मतलब बुढ़ा पागल हो गया है, गोली उतार भेजे में, खोखा भेज रहा हूँ। सो दैट डायलॉग ऑल्सो बिकेम वेरी फेमस। ऑल्दो जितने अमिताभ बच्चन जी के फ़ैन हैं, उनकी फैंस हैं, दे ऑलवेज हेट मी फॉर दैट लाइन्स, बट आई एम सॉरी, वो मैंने नहीं कौन लिखी सा थी था लाइन। वो? सुशांत, आपकी फिल्मों की बात हो रही है, तो लेजेंड ऑफ भगत सिंह की बात कैसे ना हो, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। आप तब से रखा है आपने? नहीं, हाँ। ये तो फिलहाल ये सावधान इंडिया के बाद से ही शुरू हुआ। अच्छा, ये तो उसमें तो मूछें बिल्कुल अलग थी। हाँ। पहले शुरू में नकली मूछ लगाते थे, लेकिन वो बहुत अनकंफर्टेबल था और मुझे नकली वाले गेटअप्स अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैंने वो वैसी ही रख ली थी, सुखदेव की थोड़ा चार्ली चैपलिनस मुस्टैच थी, तो वैसी मैंने उगा ली थी। अच्छा, उस रोल के लिए बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन दिया था, लेकिन आपका भी ऑडिशन लिया था उन लोगों ने? मेरा ऑडिशन नहीं लिया था। हाँ। राजकुमार संतोषी जी ने मुझे बहुत पहले एक फिल्म के लिए बुलाया था, उसमें भी पैरेलल लीड था, पर वो फिल्म बनी नहीं। अच्छा। तो उस वक्त उन्होंने, वो मुझसे मिले थे, तो उन्हें याद था और मेरा काम उन्होंने देखा हुआ था। अचानक एक दिन बुलाया इस फिल्म के लिए। हाँ।
पहले बोले अरे यार तुम तो बहुत दुबले हो। मैंने क्या क्या हुआ सर? बोले नहीं मैं सोच रहा था तुम्हें चंद्रशेखर आज़ाद का रोल दूँ। हाँ मैंने कहा सर चंद्रशेखर आज़ाद तो बड़े तगड़े थे, हाँ मैं कहाँ से लगूंगा? फिर भी आप कब शुरू कर रहे हैं? बोले मैं 1.5 महीने में शुरू कर रहा हूँ पिक्चर। सर 1.5 महीने में तो उतना वजन मैं पुट ऑन कर ही नहीं सकता। हाँ मैं घर आ गया वापस, बड़ा मायूस हुआ कि यार देखो चंद्रशेखर आज़ाद का रोल, राजकुमार संतोषी की फिल्म, और फिर एक पहले फिल्म थी वो नहीं बनी, अब इसमें काम मिल रहा है तो रोल के लायक नहीं हूँ। फिर थोड़े दिन बाद वापस फ़ोन आया, बोले एक रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, कल बताता हूँ। हाँ ठीक है सर। तो पता चला सुखदेव का रोल वो मुझे दे रहे हैं। ऑलरेडी कोई सेलेक्ट हो चुका था, हाँ पर उसने जो है वो भी नया लड़का था कोई, फ़ोटोशूट के लिए जब बुलाया गया तो उसने मूछें देख करके बोला अरे ये कैसी मूछ है और ये कैसी टोपी है, वो हीरो बनने आया होगा बेचारा। तो वहीं पर जो है खटक गया राजकुमार संतोषी जी को, हाँ तो उसको हटाया गया और मुझे ले लिया गया। ओके सो दैट्स हाउ आई गॉट इट। एंड फिर वो जो तैयारी का दौर था, चैलेंज, इट वाज मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा चैलेंज। और आपको रोल करते हुए मज़ा भी आया होगा बहुत? आई मीन उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किसी फिल्म में नहीं है। हाँ ना ये किसी बहुत रोल ये में, बहुत ना ज़रूरी है। एज फिल्म एन में। आर्टिस्ट यू हैव टू बी Yes. सेटिस्फाइड इफ़ यू आर डूइंग एनी रोल। यस इट्स जो उसकी तैयारी की मैंने, और सुखदेव एक जीते जागते इंसान थे, जी कोई लिखा हुआ काल्पनिक कैरेक्टर नहीं था, प्लस फ्रीडम फाइटर थे, तो ज़रा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने उनके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं गया है अनफॉर्चुनेटली। सिर्फ 3 पन्नों का एक चैप्टर है जो उनके कॉमरेड ने अपनी किताब में लिखा था, उसमें किस तरह के कपड़े पहनते थे, कैसे चलते थे, ये थोड़ा बहुत विवरण है। वहीं से पहले मैंने पूरी परिकल्पना की कि इस आदमी की क्या सोच होगी, कैसे हाव भाव होंगे। मतलब होमवर्क बहुत किया है आपने। बहुत किया उसके हाँ। ऊपर। और सबसे बड़ा वो कॉम्प्लीमेंट नज़र आता है मुझे मिला उस फिल्म के लिए, पंजाब से कुछ लोग आए हुए थे इस फिल्म में काम करने के जी। लिए। जब भगत सिंह के फैमिली का जो सीन था, उसमें एक साहब थे जिन्होंने भगत सिंह के ऊपर गुरुमुखी में किताब लिखी है, सुखदेव के ऊपर, सुखदेव के। क्योंकि वो उन्हीं के गांव के थे। जी मैं नहीं जानता था। तो पहला हमारा सीन है, भगत सिंह के घर की तरफ हम चलते हुए आ रहे हैं, वो सीन था, वो शॉट हुआ। उसके बाद ये साहब मेरे पास आए, बोले पाजी तुसी सुखदेव हो? मैंने कहा हाँ। नहीं, जिस तरह तुसी चल रहे थी ना, मैं पहचान लिया, चाल से पहचान ऐसा सुखदेव ही है। सो दैट वाज माय बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। या बिकॉज समटाइम्स आपको आपके कैरेक्टर के नाम से मुखातिब होते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि यार इसका मतलब वो कैरेक्टर उनके दिमाग में बस गया था। अच्छा मुझे आपकी एक और फिल्म याद आ रही है, सहर। हाँ, तो सहर वाज लवली फिल्म। लवली फिल्म और इतना खूबसूरत काम किया था। थैंक यू। तो हाँ हाँ, वो फिल्म कबीर कौशिक उसके डायरेक्टर थे। जी। उनकी पहली फिल्म थी, और वो भी अगेन रियल इंसिडेंट्स पर आधारित थी। नाम और बदल दिए गए थे। हाँ बिल्कुल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, उसमें अरशद वारसी भी थे। अरशद वारसी और थे। शायद उनका वो पहले उनके जीवन का सबसे सीरियस और पहला रोल बिल्कुल। वही था जो उन्होंने किया। मैंने जब फिल्म के लिए हाँ बोल दी थी, हाँ फॉर द नेगेटिव, मेन नेगेटिव जो सेंट्रल कैरेक्टर था, जी। गजराज सिंह, उसके बाद मुझे पता चला कि जो इंस्पेक्टर का रोल है हाँ। वो अरशद वारसी कर रहे हैं। हाँ तो एक बार को तो मैंने भी डायरेक्टर से कहा यार अरशद Yeah, कैसे because लगेगा it's पुलिस got वाला, different यार ये image, थोड़ा हाँ। कॉम्बिनेशन गड़बड़ है। बोले नहीं आई एम कॉन्फिडेंट। उसके बाद अरशद ने जो काम किया, हाँ आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल। या अच्छा, और आपने बहुत अच्छा काम किया उसमें। वी लव्ड, Yeah. स्पेशली क्लाइमैक्स जब अरशद और मैं आमने सामने थे, वन ऑफ माय बेस्ट क्लाइमैक्सेस इन ऑल ऑफ द मूवीज। बहुत मेरे दिल के करीब है। म्यूजिक भी बहुत अच्छा था फिल्म का। अच्छा, नसीर भाई हमेशा कहते थे कि प्रोड्यूसर्स उनको कम पैसे में पहले काम करवा लेते थे। मैंने कहा आप कम पैसे में काम कीजिए। जब बड़ी फिल्म बनाते थे उनको कभी नहीं पूछते थे। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल हुआ आपके साथ भी हुआ? या। हाँ, ये मेरे ख्याल से हमेशा। अच्छे एक्टर्स जो हम्बल होते हैं उनके साथ अक्सर होता ही ये रहता वही है। है, शुरू में वक्त आपको और इतना, किस्मत की बात है, बट दैट्स ओके। शुरू में बुरा लगता था, बट देन ये भी एक खेल है ये business है। इंडस्ट्री बिजनेस का। इट्स yes, बिजनेस। हाँ। यू कांट फॉल्ट अ प्रोड्यूसर। अगर आप 50 लाख की फिल्म बना रहे हैं तो मालूम है कि भाई 50 का 55 भी अगर वापस आ गया कोई बात नहीं, हाँ। तो उसमें सुशांत सिंह एज ए हीरो इज़ वेरी गुड। या लेकिन जब आप एक 10 करोड़ की 20 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं, 50 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं, तो आपको उसके रिटर्न्स की कुछ तो गारंटी चाहिए। ऑब्वियसली आप पैडिंग में जो एक्टर लेंगे वहाँ पर भी आप सब बड़े नाम ही लेंगे। तो आई थिंक दैट्स ओके, दैट्स द गेम। या इधर यू, या तो आप खुद उस ए ग्रेड ए सर्किट में पहुँच जाइए, जैसे आज नवाज हैं जी। या इरफान है। हाँ अगर आप नहीं पहुंच पाए हैं, उस तरह का नाम नहीं बन पाए हैं कि आप 100 करोड़ की मूवी में बड़ा रोल करें, देन इट्स नोबडीज फॉल्ट। एग्जैक्टली, आई एग्री विथ यू। अच्छा, ये अब थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ की तरफ जाते हैं। आप रहे यूपी के जाट जी और आपकी वाइफ मणिपुर से हैं। जी। तो
घर में मतलब वो नॉर्थ ईस्ट के जाट हैं, सो दैट्स ओके। दोनों हेड बहस, किसी बातों में बहस होती थी, बहुत होती है, बहुत झगड़े होते हैं। ज़्यादातर सॉरी मैं ही बोलता हूँ, ये तो परिपाटी है जीवन की। चलो अच्छा है, अच्छी बात है, ये I जीवन like का it. सत्य है जी। ये पहले मैं हंसता था कि ये सिर्फ जोक्स होते हैं, बट अब वो भी सॉरी बोल देती है कभी कभी। और कितने साल की एसोसिएशन है आप दोनों की? अगले साल हमें मिले हुए 25 साल हो जाएंगे। 25 साल। ओह, 93 में मिले थे एंड हम यू लोग। गॉट मैरिड हाउ मेनी इयर्स? 99। 99, तो 16 17 साल। 17-18 साल, इस साल 18 साल हो जाएंगे नवंबर में। और व्हाट अबाउट योर किड्स? 2 बच्चे हैं। बेटा 7 साल का है और बेटी अब 14 की हो जाएगी। माशाल्लाह, तो good. वेरी हैप्पी। एक अच्छे, दोनों इंटेलिजेंट हैं। मैंने सुना आपने उनको बोर्डिंग भेज दिया है बिटिया को? बेटी को मैंने बोर्डिंग भेज दिया है जी। कहाँ की बोर्डिंग है? मसूरी में है वो। मसूरी में, हाँ। दे हैव ब्यूटीफुल गुड और स्कूल्स। पहाड़ों का माहौल एक तो पढ़ाई के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। देन अगेन मेरा जो एक्सपीरियंस है कि बोर्डिंग में जितने आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट के मौके मिलते हैं, हाँ, वो यहाँ बॉम्बे के स्कूल में या किसी भी डे स्कूल में नहीं मिल सकते। आई एग्री वहाँ विद पर यू। वो फुटबॉल भी खेल रही है, ड्रामा में भी पार्टिसिपेट कर रही है, म्यूजिक भी सीख रही है। क्योंकि माइंड डाइवर्ट नहीं होता। यहाँ पे आने के बाद Absolutely. ये भी करें वो भी करें, लेकिन वहाँ जाने के बाद अलावा पढ़ाई और जो भी स्कूल से संबंध बातें हैं वही हो सकती हैं। ठीक है, हम इसके बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आने के बाद हम बात करेंगे सुशांत से सिंटा के बारे में। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं सुशांत सिंह जी से। तो आइए सुशांत जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप जनरल सेक्रेटरी है सिंटा के। वो सिंटा का एग्जैक्टली मतलब क्या है, आप हमारे जी, मैं ये दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा। मैं चाहता भी था कि लोगों तक ये बात पहुँचे। सिंटा मतलब सिने एंड टेलीविज़न आर्टिस्ट एसोसिएशन। ये एक ट्रेड यूनियन है, हम सभी कलाकारों की एक एसोसिएशन है। सब मिलजुल करके एक दूसरे के जो अधिकार हैं और एक दूसरे की मदद है, इसके लिए है जी। और पृथ्वीराज कपूर जी भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, ओमपुरी जी प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी विक्रम गोखले हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। एक अहम बात, बहुत सी जगहों पर सिंटा के कार्ड बनाए जाते हैं, ऐसी खबरें हमें मिल रही हैं। कई लोगों को ठगा गया है। बॉम्बे में हमारा ऑफिस है एकमात्र, और यहीं पर कार्ड बनते हैं, या तो हमारी वेबसाइट के थ्रू या सीधे हमारे ऑफिस में। नो एजेंट्स और कोई ऑफिस नहीं है कहीं पर भी सिवाय बॉम्बे के। तो प्लीज़ आप लोग किसी भी फ्रॉड की, धोखाधड़ी के शिकार ना हो। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिंटा के कार्ड के लिए बहुत मारामारी होती है। जी जी। और 2 बार आप सिंटा में चुनाव जीत चुके हैं। जी। तो आपके आने के बाद या आपके आने से पहले, मतलब दोनों में कितनी तब्दीली हुई, ज़रा बताइए। छोटी छोटी तब्दीलियाँ की हैं, बिकॉज दिक्कतें बहुत बड़ी बड़ी हैं। छोटे छोटे कदम लेंगे तब जा कर के दूर होंगी। जी। सिंटा पर एक थोड़ा विश्वास कम होने लगा था। actors का। जी। जी। तो वो अब मिलते हैं एक्टर्स तो कहते हैं कि नहीं, अब ज़्यादा फेथ है। नहीं, इवन आई फील, क्योंकि जिस तरह के आपके एसएमएस आते हैं कि जी। ये सो एंड सो जगह आर्टिस्ट को पेमेंट नहीं मिला है, तो आई मीन आप आर्टिस्ट का रुका हुआ पैसा दिलाते हैं, तो सब, इसलिए आर्टिस्ट का तो पूरा सपोर्ट है आपको। पिछले हमारी जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, जी। उसमें हमने आंकड़ा रखा था कि 2 सालों में, अपने पूरे कार्यकाल में, पिछला जो कार्यकाल था, तकरीबन 3 करोड़ रुपया एक्टर्स का जो फंसा हुआ पेमेंट था, अरे वो हमने रिकवर किया। हाँ। और ये फिर भी नगण्य है, इससे कहीं ज़्यादा तंगी है, लोग परेशान हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य जो हमारा है, छोटे छोटे चेंजेस होते रहेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ा दिया है, मेंबर्स को पता रहता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए। यू आर ऑलवेज इन टच। ऑलवेज इन टच। हाँ। टेलीविज़न इंडस्ट्री खासकर, जो एक पूरा डिसऑर्गेनाइज सेक्टर है, बहुत कियोटिक तरीके से काम होता है। बिल्कुल। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ संपर्क में हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से दुनिया के बाकी देशों में रेगुलेशंस के साथ काम होता है, शिफ्ट तय हैं, वर्किंग आवर्स तय हैं, पेमेंट टाइम पर होता है, उसके लिए बाकायदा कानून बने। ये इंडस्ट्री चेंज करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि सिंटा मतलब जितने कलाकार ने काम किया है, जो मेंबर्स कार्ड होल्डर्स हैं, कई सीनियर आर्टिस्टों के पास काम नहीं होता है, तो उनके लिए कोई मदद करते हैं आप? बहुत सारे एक्टर्स हैं, पुराने सीनियर एक्टर्स हैं, जिनको मंथली पेंशन देते हैं, पर एक छोटी रकम जाती है। वेरी गुड। जी। इमरजेंसी में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी दुर्घटना हो जाए, तो उनका उसके लिए करवाते इलाज का प्रबंध है। हॉस्पिटल्स के साथ, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप किया है, जहाँ पर कंसेशनल रेट्स में इलाज हो।
इसके अलावा NGOs के साथ संपर्क में हैं, मेडिकल कैंप्स कराते रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं। अभी हमारे सीताराम पांचाल एक सीनियर एक्टर हैं जी। वो ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो उनके लिए खुद हमने मदद की है, बाकी डोनेशंस की अपील की हैं, तो बहुत से लोग मदद के लिए आगे आए। वेरी गुड। इसके अलावा एक जो बड़ा काम किया है, जो उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर बहुत सक्सेसफुल होगा, जिस तरह से कॉरपोरेट्स में या पॉलिटिकल पार्टीज़ में ब्रांचेस होती हैं, जी। इस तरह से हमने सिंटा में एक जोनल स्ट्रक्चर खड़ा किया है। पूरे बॉम्बे को, मुंबई को हमने 10 जोन्स में बांट दिया है जी। और हर जोन्स में जो हमारे मेंबर्स हैं, हाँ। एक तो हम एरिया वाइज हमें मालूम है कहाँ पर कितने मेंबर्स हैं हमारे, हमें ये मालूम है। वहाँ पर हमने ग्रुप हेड्स, यूनिट हेड्स बनाए हैं जो अपने एरिया में एक्टर्स के संपर्क में रहें लगातार, जिससे कि जो तंग हालत में हैं या जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमें अखबारों से उनकी खबर ना मिले, बिल्कुल सीधे हमारे मेंबर से सबसे पहले हमें पता चले। इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। हाँ। कई लोगों को हम डायरेक्ट मदद इमीडिएटली हाँ, कर मैंने पाए देखा है, क्योंकि अभी बीच में भी आप लोग किसी का ऑपरेशन भी करवाया, जी, मदद जी, भी जी। कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कभी सीरियल चल रहा है, बीच में आर्टिस्ट को निकाल देते हैं, जी। तो उसके बारे में भी आपने, मैंने सुना कुछ निकाल कर किसी और आर्टिस्ट को ले लेते हैं, जी, सो एंड सो आर्टिस्ट इज रिप्लेसिंग सो एंड सो, अभी तो उसके लिए क्या है? इसके लिए इसको हम एक बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं, क्योंकि ये गलत है। बहुत गलत है। निकालना, रिप्लेस करना प्रोड्यूसर का हक है, हम मानते हैं। हाँ। लेकिन जिस तरह से आप किसी को भी नौकरी से निकालने से पहले 1 महीने का नोटिस देते हैं कम से कम, उसी तरह अगर आपने एक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि एक्टर 3 महीने के नोटिस दिए बिना आपका सीरियल नहीं छोड़ सकता है, हाँ, तो जब आप इमीडिएटली रिप्लेस कर रहे हैं तो 3 महीने का मेहनताना भी आपको देना होगा। बिल्कुल सही बात है। सो अभी एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने हमारे एक आर्टिस्ट के साथ ऐसा किया है। अगर हमें लीगल भी जाना पड़ेगा, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है और बहुत सारे एक्टर्स इसके शिकार हुए हैं। तो लेट्स होप, देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। सुशांत, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप कभी टेलीविज़न नहीं करना चाह रहे थे, हाँ तो लेकिन आज ऐसा है कि हम आपको जी, रोज़ टेलीविज़न पर रोज ही देखते आप हैं मुझे। यहाँ, तो इसलिए पुरानी कहावत है, नेवर से नेवर अगेन, Never say से never, नो। yeah. सो शुरू में टेलीविज़न के लिए ट्राई किया जब यहाँ मुंबई आया था, तो वो टेलीविज़न का बूम था उस समय, 90s 99 या 99 उस वक्त जी, 96 started. 97 में ऑडिशन लेते थे और फिर कहते सर बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। फिर पता चलता था कि कोई एक फ्लॉप हीरो है, उसको वो रोल दे दिया, हाँ, क्योंकि उनको भी बड़े नाम चाहिए होते थे। हाँ, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि यार एक्टिंग अच्छी करके दिखा रहा हूँ, मतलब टीवी में तो कम से कम ढंग का काम दो, फिल्मों में तो बिल्कुल। स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। हाँ, फिर गुस्सा आया, एक दिन तय कर लिया कि नहीं, आप टीवी का ऑडिशन भी नहीं दूंगा। हाँ। जिस दिन मुझे बुलाएंगे और मेरी शर्तों पे काम करेंगे, उस दिन करूंगा। तो वो दौर आया काफ़ी बाद में। सोनी के लिए एक सीरियल किया था, धड़कन, जो डॉक्टर्स पर आधारित था। जी। वहाँ मुझे जो मेहनताना चाहिए था, हाँ। लीड रोल सब मिला। फिर जब कोई अच्छा ऑफर आया, स्मृति ईरानी जी ने विरुद्ध बनाया था जहाँ पे आप मेरे दामाद बने थे। जी, हाँ, तब शायद पहली बार हमने साथ में हाँ, काम पहली किया। बार था। तो वो किया, क्योंकि एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट था। हाँ, बहुत अच्छा सब्जेक्ट था वो। फिर उसके बाद गुलाल किया, जब लगा कि थोड़ा डिफरेंट काम है, क्योंकि वो टिपिकल जो जहाँ सिर्फ सास बहू वाला है, जी। उसकी अपनी जगह है, महिलाएं देखती हैं, अच्छी बात है, पर वो मैं उसमें क्या करूँगा, क्योंकि उसमें जैसे फिल्मों में महिलाएं जो हैं वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए होती हैं, इस तरह हमारे डेली सोप्स में पुरुष जो हैं वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए होते हैं। ज़्यादा मीटी रोल वो महिलाओं के लिए ही होते हैं, एक्ट्रेसेस के लिए, जो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो जब ऐसा लगता है कि कोई सीरियल है जहाँ मुझे भी कुछ करने को मिलेगा तो मैं कर लेता हूँ। फिर सावधान हैपन, तो जहाँ पर एक और, हाँ, सीरियल्स प्रॉब्लम क्या हुई मेरे साथ कि एक ही कैरेक्टर में ज़्यादा दिन तक जी नहीं सकते यार, विरुद्ध में monotonous हो जाती है। 1 साल के बाद मैं बोर हो गया। हाँ। मैंने स्मृति जी से कहा आप मुझे जाने दीजिए, हाँ। तो उन्होंने सीरियल ही बंद कर दिया। गुलाल में भी यही हुआ, 1 साल बाद मैं बोर हो गया। तो 1 साल मेरी लिमिट है, इसलिए मैं डेली सोप से बचता हूँ, या पहले ही बोल देता हूँ भाई 1 साल तक ही रहूँगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो जैसे 25 या 30 एपिसोड्स की एक कहानी को अप्रूव किया जाए, तो उसमें देखने में भी मज़ा आता है और कहानी में भी क्या कहते हैं, हम ब्रॉडकास्टर्स से बात करने में लगे हुए हैं, क्योंकि एक बड़ा रीज़न हमारी इंडस्ट्री में जो केओस है, ये डेली सोप्स हैं, जहाँ रोज़ कहानी लिखी जाती है, रोज़ नए ट्रैक बनाए जाते हैं। बिल्कुल। अब आप रोज़ लिखेंगे तो अगले दिन 12-16 घंटे से कम शूटिंग में कैसे पूरा होगा? हाँ, तो आप कम से कम एक बार 40 एपिसोड तो पूरे अप्रूव करके रखिए, हाँ, कोई भी या फिर एक कहानी। लिमिटेड। और डेली सोप्स पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुके हैं।
हाँ बिल्कुल, मतलब अमेरिका में कब 300-400 के एपिसोड चल रहे हैं, नहीं हमारे हो सिर्फ सकता है। हमारे यहाँ चल रहा है, हाँ। जो आई थिंक इसकी उम्र अब ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। वापस फाइनाइट सीरीज का दौर आएगा, जैसे कि 24 है, अनिल कपूर जी बना रहे हैं, वेब सीरीज अब आ रही हैं, तो समय तो बदलेगा। उसमें क्या है, ऑडियंस लाइक टू वॉच। आप अभी यहाँ पता चला अभी 10 एपिसोड के बाद भी कहानी वहीं की वहीं रहती वही है। अब देखिए, हाँ, आगे नहीं एक बढ़ती बड़े है। अच्छे डायरेक्टर हैं टेलीविजन सीरियल्स के, गोल्डी जी कहते हैं हम उनको, हाँ। सिद्धार्थ सेन गुप्ता। जी। तो उन्होंने एक बात बताई थी, बोले भाई कोई भी कहानी हो, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी नई हो, वो 40 एपिसोड में ख़त्म हो जाए। खत्म हो जाती है, बिल्कुल। उसके बाद डेली सोप में यही होता है कि जो अच्छा था वो बुरा हो जाएगा, जो बुरा था वो अच्छा हो जाएगा, और फिर किचन पॉलिटिक्स होगी, हाँ। तो वही चलता रहता है। सो दैट्स इट। जैसे अभी 24 आई, जी। तो मैं चाहती हूँ कि बस 24 से 30 तक चलिए, उसका आपको कुछ, आप नहीं कर, सिंटा वाले कुछ नहीं कर सकते? सिंटा वाले इसमें कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो ब्रॉडकास्टर पर है कि वो अच्छा, कितनी हाँ। लंबी एक सीरीज बनाना चाहते Yeah, हैं। बट that's वी जस्ट वांट कि आप कितनी भी लंबी बनाओ, आप 7 साल चलाओ, 10 साल चलाओ एक एपिसोड सीरियल को, लेकिन जो हमारे शूटिंग आवर्स हैं वो ऐसे हों कि हमें फैमिली के साथ भी टाइम मिले। दुनिया भर में 8 से 10 घंटे काम होता हाँ। है एक दिन में, हमारे यहाँ 12 से 16 घंटे होता है। 16 घंटे। तो ये जितने हमारे बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं जो इंटरनेशनल हैं, जी। तो जिन रेगुलेशंस के साथ आप अपनी पेरेंट कंट्री में काम करते हैं, उन्हीं के साथ यहाँ भी कीजिए ना। हाँ, दे हैव टू टेल द प्रोड्यूसर्स कि भाई ऐसे काम होगा। हाँ, उसमें क्वालिटी भी रहेगी। और अभी नाउ हमने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एक्टर्स के साथ अफिलिएट हो गए हैं हम लोग, हाँ, अच्छा, तो वहाँ से भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं गुड। कि भाई सिर्फ इंडिया में इस तरह का सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्यों, हाँ, स्लेव लेबर क्यों। That's true. लेकिन एक बात कहूँ सुशांत, आप वाकई में आप बहुत अच्छा संभाल रहे हैं, क्योंकि आपके आने के बाद मैं 1-2 बार ऑफिस में आई, बट द वे यू आप जाकर बैठते हैं, अपना काम अच्छे से संभालते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे आपको देखकर। और अच्छा चलिए, अपना शो में एक है, मैं लास्ट में आपको एक 5-6 सवाल का रैपिड फायर करूँगी। Okay, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट। जी। सो मैं सवाल करूँगी, आप एक लाइन में आप जवाब दे जी, सकते ठीक। हैं। अपनी सफलता का श्रेय अगर आप देना चाहेंगे तो एक ऐसा इंसान कोई एक, वो कौन होगा? इब्राहिम अलकाजी। इब्राहिम साहब, गुड। और सबसे पसंदीदा को स्टार? सबसे पसंदीदा को को स्टार, स्टार ऋतिक। आज के कौन से डायरेक्टर हैं जिनकी डायरेक्शन में आप काम करना पसंद करेंगे? बहुत सारे हैं, ये तो तिग्मांशु धूलिया सबसे पहला नाम जो है। हाँ, बस हमको एक चाहिए पहले, हिमांशु। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? शायद टीचर होता। टीचर, कट है। अच्छा, मौका मिला तो आप राजनीति में आएंगे? मुझे लगता है आप बहुत अच्छी राजनीति कर पाएंगे। मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मैं कैसे राजनीति करूंगा। राजनीति कभी कभी सोचता हूँ, पर राजनीति मेरे हिसाब से जिस तरह से मैं करना चाहूँगा, आर्थिक संन्यास जिस दिन ले सकूं कि फैमिली के लिए पैसा, बच्चों के लिए जो कुछ था जुटाना था उनको, जुटा दिया, हाँ। अब पैसा नहीं कमाना है, अच्छा, उस दिन। गुड। गुजरे ज़माने की किस हीरोइन के साथ आप काम करना पसंद करेंगे? मतलब गुजरे एज ए हीरो अगर आप सोचते हैं हाँ काश मैं इस हीरोइन के साथ काम करता, तो कौन है? मी, अरे हाउ स्वीट। थैंक यू। नहीं, यू आर वन ऑफ माय फर्स्ट क्रशेस। अरे हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। आप हैं, वहीदा जी हैं। हाँ, या क्लास अपार्ट। थैंक यू। अच्छा, अभी जितने भी नए कलाकार आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, किसको देखकर लगता है कि यार इसमें दम है, ये इसका फ्यूचर अच्छा है? बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हाँ। नए में। आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, हाँ। मुझे, मेरी पत्नी, दोनों को बहुत पसंद है। या बहुत अच्छी इंट्यूटिव एक्ट्रेस है। जी, शी इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, Very spontaneous. वेरी स्पॉन्टेनियस। अच्छा सुशांत, कभी आप अगर डायरेक्टर बने फ्यूचर में, तो आप किस टाइप के स्टार कास्ट लेना पसंद करेंगे और कौन होंगे वो लोग? अभी तो आलिया भट्ट का नाम लिया है, हाँ। तो ऑब्वियसली विश लिस्ट में होंगी Okay, आलिया वो। बट मेरा मानना ये है कि कहानी तय करती है कि उसमें कौन लोग होने कौन चाहिए। सूट करेगा? या यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो ऐसे कोई विश लिस्ट नहीं है हाँ, कि तो यार आप इनके साथ काम आर्टिस्ट को करना है। दिमाग में रख के यू नहीं, डोंट वांट टू राइट नहीं, द स्क्रिप्ट। नहीं। गुड। अच्छा सुशांत, अब आखिरी सवाल पूछूंगी। आपके काम से, मतलब समझो ये फिल्मों का काम है, टेलीविजन का काम है, सिंटा का काम है, कितने संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट अगर हो जाऊंगा तो काम करना बंद कर दूंगा। इसका मतलब या लॉट्स टू बी डन। नॉट बी डन। चलो, दैट्स गुड। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए और बहुत मज़ा आया आपसे काम बहुत बहुत बात शुक्रिया, करके। आपने मुझे शो पर बुलाया। या। मेरा सौभाग्य है कि जरीना वहाब जी अरे ने अपने चैट शो में मुझे आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। आपके आने से 4 चांद लग गए। अच्छा, हमारा एक छोटा सा शो की परंपरा है, वहाँ पे एक किताब जी। रखा है, उसमें आपकी तस्वीर लगी है,
तो आप अपना ऑटोग्राफ दीजिए और एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। अरे वाह, ये मतलब अभी की अभी? अभी की अभी, वाह। ताज़ी ताज़ी है। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक।